तो चलिए आज हम उस व्यक्ति को विदाई देते हुए उनके कुछ अनसुने किस्सों को आपको सुनाएंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा या सुना होगा तो उसकी बारीकी पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। आपको ये भी बताएंगे कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसे गिद्धों के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया, इनका जो शव है इसे पारसियों के टावर ऑफ साइलेंस क्यों नहीं ले जाया गया, और इनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात करेंगे जो इन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने इनको छोड़ दिया, और भी इनके कई अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, इन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो साम्राज्य है, जो भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान है इनकी कंपनी का, टाटा ग्रुप का, अब उसके वारिस कौन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर, उन संभावनाओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इनके पार्थिव शरीर के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है पूरी इसकी स्टडी, इस पर हम थोड़ा सा करेंगे। आपको बता दें कि इनका पूरा नाम था रतन नवल टाटा, जिनका अब अंतिम संस्कार हो चुका है। पारसियों के पारंपरिक दखमा की बजाय उनका दाह संस्कार किया गया, यानी कि पारसियों का जो अपना दखमा, एक पारंपरिक समाधान की व्यवस्था होती है, वो ना करके इनका हिंदू रीति रिवाज में जैसे दाह संस्कार किया जाता है वो किया गया। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा गया, वहाँ पारसी रीति से गेहूँ सारुनु पढ़ा गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा गया। यह शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक अग्निदाह से अंतिम संस्कार किया गया, यानी कि जो हम दाह संस्कार की बात कर रहे थे कि जैसे दाह संस्कार किया जाता है, लकड़ी पर शव को जलाया जाता है, वैसा भी ना करके इन्हें इलेक्ट्रिक सावधान में इनका शव जलाया गया। जो स्टूडेंट हैं, अभी तक जितनी बातें हमने 2-4 लाइनें आपको बताई उसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि गेहूँ सारुनु किस धर्म से संबंधित है, तो पारसी धर्म से संबंधित है, ये पारसी रीति है। और अहनावेती का पहला पूरा अध्याय, यानी कि अहनावेती किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानेंगे कि पारसी समुदाय क्या है जिससे रतन नवल टाटा जी का ताल्लुकता रिश्ता था। बात कर रहे हैं 7वीं सदी के ईरान को पारसिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि 7वीं सदी में ईरान को पारसिया या पर्सिया के नाम से हम जानते थे। तब वहाँ सासानी साम्राज्य का शासन था और जोरोस्ट्रियनिज्म वहाँ का राज धर्म था। ईरान के अंतिम बादशाह याज देगार्द को अरबों ने 641 ईस्वी में नेहावंद की जंग में हरा दिया। अरबों के अत्याचार से बचने के लिए पारसी वहाँ से भागने लगे। कुछ लोग खुरासान की पहाड़ियों में जाकर बस गए। वहाँ भी अत्याचार नहीं रुका तो वहाँ से 3 नावों में सवार होकर गुजरात के काठियावाड़ में दीव द्वीप पर पहुँच गए। यहाँ से वो वलसाड पहुँचे। तब गुजरात के इस इलाके के राजा जाधव राणा ने कुछ शर्तों के साथ पारसियों को यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, जहाँ पारसियों ने संजान नाम का छोटा सा नगर बसाया। पारसी समुदाय को आगे चलकर भारत के सबसे पढ़े लिखे और अमीर लोगों का समूह बना, या उनकी अपनी काबिलियत ने उनको बनाया। दुनिया में पारसियों की आबादी 1.5 से 2 लाख के बीच है, यानी कि 1.5 से 2 लाख पारसी हैं पूरी आबादी पूरी दुनिया में। भारत में 60 से 70 हज़ार पारसी रहते हैं। सिर्फ 40 से 45 हज़ार पारसी मुंबई में रहते हैं। 1940 के दशक में भारत में पारसियों की आबादी 1 लाख थी। 2011 में घटकर 60 हज़ार रह गई। 2050 तक इनकी आबादी घटकर 40 हज़ार रह जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पारसी समुदाय के चमकते सितारों में उद्योगपति टाटा समूह से लेकर रॉक स्टार फ्रेडी मर्करी तक शामिल हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और भीकाजी कामा भी पारसी से संबंधित थे या पारसी ही थे। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। फिर से कहूँगा, इसे छात्र ध्यान से सुनेंगे। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद शव को नहला धुलाकर टावर ऑफ साइलेंस में खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसियों की अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया को दोखमेना शिनी कहा जाता है। इसमें शवों को आकाश में दफनाया
जाता है, यानी कि स्काई ब्यूरियल्स के नाम से भी जान सकते हैं। यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, या जैसे गिद्ध हुए, चील हुए, ये आके इनके मांस को खाते हैं। आमतौर पर पारसी समुदाय अंतिम संस्कार के लिए टावर ऑफ साइलेंस में शव को खुले छोड़ते हैं। गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षी उस शव का मांस खा लेते हैं, लेकिन गिद्धों की आबादी तेजी से घटने से पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार यानी दखमा को करना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि अगर शव को छोड़ दिया जाए तो उसे खाने वाले गिद्ध नहीं है। और आपको हमने कई बार बताया है, गिद्ध विलुप्त प्रजाति वाले श्रेणी में रख दिया गया है, जिस पर अब गिद्ध संरक्षण केंद्र भी उत्तर प्रदेश में और भारत में खोलने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। गिद्धों की प्रजातियों की आबादी पिछले कुछ सालों में करीब 99% तक घटी है। गिद्धों की आबादी घटने से मुंबई में रहने वाले कई पारसी अपने प्रियजनों की मौत के बाद उनके शवों के सम्मानपूर्वक निपटारे को लेकर चिंतित थे। नई पीढ़ी के कई पारसी नहीं चाहते थे कि उनके प्रियजन का शरीर कई दिनों तक खुले में रहे। अंग्रेजों के समय से पारसियों की जन्म, मृत्यु और शादी के रिकॉर्ड रखने वाली पारसियाना मैगजीन के मुताबिक 2018 में मुंबई में कुल 720 पारसियों की मौत हुई थी। इनमें से 647 का अंतिम संस्कार दखमा से हुआ था, जबकि करीब 11% यानी 73 पारसियों को दफनाया गया था। हाल के वर्षों में पारसियों के बीच दखमा के बजाय वैकल्पिक तरीके से अंतिम संस्कार कराने का चलन बढ़ा है। वर्ली प्रेयर हॉल खुलने से पहले मुंबई में पारसियों के दफनाने का दाह संस्कार से 6% अंतिम संस्कार होते थे, जबकि इसके खुलने के बाद ऐसे अंतिम संस्कार बढ़कर करीब 45% तक पहुंच गए हैं। मुंबई में पारसियों के पास अब अंतिम संस्कार के 3 विकल्प बचे हुए हैं, जैसे पारंपरिक दफना यानी टावर ऑफ साइलेंस के जरिए अंतिम संस्कार करना, दूसरा शवों को दफना दिया जाए, तीसरा शवों का दाह संस्कार करना। रतन टाटा का अंतिम संस्कार तीसरे विकल्प के जरिए वर्ली स्थित शमशान घाट या शमशान घर में दाह संस्कार के जरिए किया गया। इससे पहले सड़क हादसों में जान गंवाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट साइरस मिस्त्री का पारसी परंपरा के बजाय वर्ली के इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया गया था। पारसी धार्मिक शिक्षा केंद्र के प्रिंसिपल डॉक्टर रमीयर पी करंजिया का कहना है कि साइरस मिस्त्री के निधन से करीब 2 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम संस्कार टावर्स ऑफ साइलेंस में हुआ था। मुंबई में पारसियों के लिए अंतिम संस्कार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पहले प्रार्थना हॉल की नींव 1980 के दशक में प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा की वजह से पड़ी थी। एक ऐसा प्रार्थना हॉल जहां पारसियों के अंतिम संस्कार के लिए शवों को दफनाने या दाह संस्कार की व्यवस्था हो। 1980 के दशक में JRD टाटा ने अपने भाई BRD टाटा के निधन के बाद मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा से पूछा था कि उनके भाई के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई में कौन सा शमशान घर बेहतर रहेगा। दरअसल प्रसिद्ध उद्योगपति होने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोग आने वाले थे। उस समय कुछ शमशान घर बंद थे और उन्हें अपग्रेड किया जा रहा था, जबकि बाकी जर्जर हालत में थे। इस स्थिति से निपटने के लिए दादर में एक शमशान घर को साफ कराया गया, लेकिन जब जमशेद कांगा JRD टाटा को सांत्वना देने वहां गए तो उनसे कहा गया कि मुंबई में शमशान घर की सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए। मुंबई के कई शमशान घरों में से वर्ली में स्थित शमशान घर में काफ़ी जगह थी और साउथ मुंबई में होने की वजह से पारसियों के लिए सुविधाजनक था। जमशेद कांगा ने वर्ली में ही एक प्रेयर हॉल बनाने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि प्रोजेक्ट शुरू हो पाता उनका ट्रांसफ़र हो गया। जमशेद कांगा ने ये मिशन छोड़ा नहीं और मुंबई में प्रभावशाली पारसियों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीके की मांग के साथ मृतकों का सम्मान के साथ निपटान नामक कैंपेन चलाया था। तब कांगा ने कहा था, टावर ऑफ साइलेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमें विकल्प की ज़रूरत है। पारसियों के लिए शमशान घर बनाने की मांग जोर पकड़ती गई। एक प्रस्ताव टावर ऑफ साइलेंस के पास ही शमशान घर बनाने का भी रखा गया, लेकिन पारसियों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बॉम्बे पारसी पंचायत यानी BPP ने इसे स्वीकार नहीं किया। वैकल्पिक अंतिम संस्कार का रास्ता अपनाने वालों को पारंपरिक पारसियों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल टावर ऑफ साइलेंस के जरिए शवों के अंतिम संस्कार करने वालों को ही वहां बने प्रेयर हॉल में प्रार्थना की इजाज़त दी गई। जिन लोगों ने शवों को कहीं और दफनाया या जलाया था, उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में जाने से रोक दिया गया। कहीं और शवों को दफनाने और जलाने वाले 2 पारसी पुजारियों पर भी प्रार्थना हॉल में जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 2015 में पारसियों के एक समूह ने म्यूनिसिपल
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मुंबई के वर्ली में पारसियों के लिए शमशान घर बनवाया। इंदिरा गांधी से भी जुड़ा एक मामला आता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी पारसी समुदाय से थे। फिरोज ने अपनी मौत से पहले अपने दोस्तों से कहा था कि वो हिंदू तरीक़ों से अपनी अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था, जिसमें शवों को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी की मौत के बाद हुआ भी ऐसा। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट में हिंदू रीति रिवाजों से किया गया था। उस वक्त 16 साल के राजीव गांधी ने फिरोज की चिता को आग लगाई थी। हालांकि उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले कुछ पारसी रस्मों का भी पालन किया गया था। जैसे जब फिरोज के शव के सामने पारसी रीति से गेहूं सारनू पढ़ा गया तो कमरे से इंदिरा और उनके दोनों बेटों के अलावा सबको हटा दिया गया। फिरोज के शव के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा गया। फिरोज गांधी ने अस्थि कलश को संगम में प्रवाहित किया गया। फिरोज गांधी के अस्थि कलश को संगम में प्रवाहित किया गया और बचे हुए भाग को इलाहाबाद की पारसी कब्रगाह में दफनाया गया। उनकी अस्थियों के कुछ हिस्से को सूरत में फिरोज गांधी की पुश्तैनी कब्रगाह में भी दफनाया गया। अब उनका जो लव अफेयर था रतन टाटा जी का, उसकी बात करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं जिस पर हम चर्चा करने वाले थे कि उनकी जो अब प्रॉपर्टी होगी वो किनके पास जाएगी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में जब निधन हो चुका है, तो उनकी जो कंपनी है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अभी समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा संघ के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, लेकिन इससे भी ऊपर टाटा ट्रस्ट है, यानी कि टाटा ग्रुप का अपना खुद का ट्रस्ट है, जिसकी कमान टाटा परिवार के सदस्य ही संभालते रहे हैं। निधन से पहले तक रतन ही टाटा ट्रस्ट के प्रमुख थे। टाटा ट्रस्ट की अहमियत और आकार इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है, जो 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है। इसके तहत आने वाले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास ही टाटा सन्स की 52% हिस्सेदारी है। यानी कि टाटा में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो उसकी अगर हम बात करें तो 66% टाटा ट्रस्ट है, 2.6% अन्य है, 13% टाटा ग्रुप कंपनी है और 18.4% मिस्त्री परिवार है। ये जो डाटा है टाटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। टाटा ग्रुप के इतिहास में रतन टाटा ऐसे आखिरी व्यक्ति रहे जिन्होंने टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों के चेयरमैन की भूमिका निभाई। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 2022 में संशोधन किया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति के दोनों पद पर रहने पर रोक लगा दी गई। ऐसा गवर्नेंस में स्ट्रक्चर में बदलाव लाने से के लिए किया गया था। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन वो 90 के दशक में रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि वे टाटा सन्स की कंपनियों में शेयर रखते हैं। उन्होंने भी रतन की तरह शादी नहीं की थी और रिटायरमेंट के बाद वे 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं। जिमी टाटा पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से सक्रिय कारोबार से दूरी बनाए हुए हैं। टाटा के नए कारोबार से भी वे जुड़े नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्हें टाटा ट्रस्ट की कमान सौंपे जाने के आसार कम ही हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। नवल और सिमोन टाटा के बेटे नोएल ट्रेंट वोल्टास टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं। टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी हैं। नवल टाटा के बच्चे लिया, माया और नेविल अन्य प्रोफेशनल्स की तरह कंपनी में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा ने स्पेन से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। 2006 में उन्होंने ताज होटल रिसॉर्ट्स एंड पैलेस में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था। अभी द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं। छोटी बेटी माया टाटा ने ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल में एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी प्रोफाइल जर्नी शुरू की थी। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। 10 अलग अलग बिजनेस में इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में कारोबार करती हैं। अभी एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं।
टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। यह 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। कंपनी चाय पत्ती से लेकर घड़ी, कार और एंटरटेनमेंट सर्विस देती है। टाटा ग्रुप की कई बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे वैल्यूएबल कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है लगभग 15.39 लाख। टाटा मोटर्स हुआ, टाटा स्टील, टाइटन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ट्रेंट, टाटा पावर, इंडियन होटल कंपनी, वोल्टास, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा केमिकल, टाटा टेली सर्विसेज, नेल्को, रैलिस इंडिया, टाटा कॉफ़ी, टाटा मेटालिक्स, ये बड़ी कंपनियां इनकी हैं जो आपका करोड़ में इनका मार्केट है। जैसे अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो 3.46 लाख करोड़ है। इसी तरह सभी कंपनियों का है। स्क्रीनशॉट हम डाटा में आपको देते रहेंगे। आपको कुछ अब इनके जीवन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको जानने की इच्छा है। अच्छा, रतन टाटा को पद्म भूषण भी दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण दिया गया था। हालांकि इनको भारत रत्न देने की भी बात चल रही है। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर ये इनका जन्म हुआ था। रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के ये परपोते थे। उनका परिवार हमने बताया कि पारसी धर्म से संबंधित था और रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो अमेरिका में थे। उसी समय उनकी दादी ने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया। उस समय भारत चीन युद्ध छिड़ जाने की वजह से वे अमेरिका वापस नहीं जा सके। कुछ समय बाद उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली, यानी कि इनकी जो शादी थी वो भारत चीन युद्ध के चलते नहीं हुई। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। इनके सम्मान और शिक्षा की बात करेंगे तो बड़े ही रोचक तथ्य आपको मिलेंगे। इनकी शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई हुई है। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण, सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 1937 में सोनू और नवल टाटा के घर इनका जन्म हुआ। 1955 में 17 साल की उम्र में कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ये जाते हैं। 1962 में बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर ली। 1963 में ट्रेनिंग के लिए आयरन और स्टील कंपनी ज्वाइन की। 1965 में टिस्को में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया। 1970 में कुछ समय के लिए टीसीएस ज्वाइन की। 1974 में डायरेक्टर के तौर पर टाटा सन्स को ज्वाइन किया। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 1986 से 1989 में इन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर काम किया। 1991 में JRD टाटा से टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के अध्यक्ष का पोस्ट टेक ओवर किया। 2000 के बाद टेटली कोरस JLR जनरल केमिकल और देवू मोटर्स का अधिग्रहण किया। सबसे छोटी और सस्ती कार टाटा नैनो इन्होंने 2008 में लॉन्च की थी। तब उसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास थी और उसे लखटकिया के नाम से भी जाना जाता था, जिसे टाटा नैनो कहा जाता था। दिसंबर 2012 में टाटा ग्रुप में करीब 50 साल रहने के बाद टाटा सन्स का अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ दिया था। मानद अध्यक्ष ये नियुक्त हुए। 9 अक्टूबर 2024 में इनकी 86 साल की उम्र में निधन हो गया। 21 साल चेयरमैन रहने के साथ ही टाटा ग्रुप का जो मुनाफा था 50% से ज़्यादा हो गया था। ये सारी चीज़ें उनकी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी लाभदायक साबित हुई। BMS का प्रस्ताव ठुकराया। टाटा स्टील में ब्लास्ट फर्नेस संभालने से इन्होंने शुरुआत की थी। पहले आयोडीन नमक, टाटा नमक, देश का नमक के साथ नमक इंडस्ट्री में इन्होंने क्रांति लाया। आज भी आप अपने घर में टाटा नमक ही देखते होंगे। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी थे ये। इनके जो कैरियर हैं उनके स्क्रीनशॉट भी काफ़ी हमने लगाए हैं, उनको देखकर भी आप बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जान सकते हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद था। वे केवल औपचारिक और ज़रूरी बात ही करते थे।
वे बुक लवर थे, उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस शौक़ को समय दे रहे हैं, यानी कि लोगों की सक्सेस स्टोरियाँ पढ़ रहे हैं। वे 60 से 70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन, चैकोव्स्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकता। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ये बताते थे कि उन्हें कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था कि उन्हें पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक़ है। खासतौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति इनका गहरा रुझान होता था और उन्हें खरीदते हैं, उनके बारे में किताबें खरीदते हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन से एक बड़ा रहस्य या तथ्य आपको बताना चाहूँगा। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने इनके दिल में एक बड़ी जगह बनाई थी। शांतनु टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि ये टाटा के साथ डिनर करने गए थे। वे खुद कार चलाकर इन्हें मुंबई ले गए थे, थाई पवेलियन ले गए। डिनर के दौरान टाटा से इन्होंने जब कहा कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे। इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वे आए। शांतनु ने कहा कि मैं कार्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था किसी डॉग ने काट लिया, परंतु तुरंत ही माफ़ी मांगने लगे और कहा बहुत ख़राब जोक था। टाटा के बारे में आपको बड़ी बात बताते हैं कि जब कोविड-19 महामारी चल रही थी उस समय रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल होगा। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा ने एक एजुकेटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। वे यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान से उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और आगे बढ़ाया। फोर्ड को रतन का सबक माना जाता है। बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में उस समय चली गई थी। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कारोबार को बेचने का फैसला किया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। आपने पैसेंजर कार डिवीज़न शुरू ही क्यों की जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था, ये बिल गेट्स ने टाटा से कहा था। फोर्ड का कहना था कि यह डील करके वह टाटा पर एहसान ही करेंगे। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 9 साल बाद चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। आज के हिसाब से यह रकम करीब 19,000 करोड़ रुपए थी। जो नैनो की बात हम कर रहे थे, रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज़ बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखा। इसी दृश्य ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च किया। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को ये कार ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि ये काफ़ी छोटी थी और टूटी सड़कों पर चलना इससे काफ़ी कहीं ना कहीं रिस्की बन गया था, लेकिन बिकी बहुत ज़्यादा थी। साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। इनके प्यार के किस्सों की जो बातें हम कर रहे थे, आइए बताते हैं। इनको 4 बार प्यार हुआ और शादी भी अटकी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में खुद से बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक आ पहुंची थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज़्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका की थी, जो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार वो भारत वापस लौट आए थे। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो भारत नहीं आ पाए और वो दूसरे लड़की से शादी कर ली थे। तो ये रही टाटा से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें
जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। टाटा ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस के कारोबार करती हैं। अभी एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करता है। 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। यह 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके प्रोडक्ट्स सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। सुबह उठकर टाटा चाय पीने से लेकर टेलीविज़न पर टाटा विंज सर्विस का इस्तेमाल और टाटा स्टील से बने अनगिनत उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। तो टाटा के अनमोल वचन भी आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे कि रतन टाटा के नाम से अनमोल वचन आते हैं। आइए उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। रतन टाटा कहते थे कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें, यानी कि अकेले ना चल के लोगों के साथ साथ चलिए। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए और उनका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कर लीजिए। यानी कि अगर कोई आप पर कीचड़ उछाल रहा है तो उसको एक तरह से आप पॉजिटिव में लेकर उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। उनकी एक बात कही गई थी कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे सफलता की आधारशिला हैं। सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। तेज़ी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रेटजी है जो नाकाम बना सकती है, वह है जोखिम न उठाना। तो टाटा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई, एक लंबा सेशन भी हमारा चला। उम्मीद है कि टाटा जी के बारे में, रतन टाटा जी के बारे में, रतन नवल टाटा जी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी, जिससे कि जो उनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था वो आपको पता चला। रतन टाटा 45 से ज़्यादा स्टार्टअप में निवेश कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे कि एक तरह से आपको भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। इनसे जुड़े बहुत सारे किस्से अगर मैं अभी भी बताना चाहूँ तो अभी आपको मैं 1 घंटे तक इनके बारे में लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। जैसे आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को 5000 की थी और ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको बताने चलूँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सुनना पड़ जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, जिसमें हम कश्मीर के मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे, जो अब्दुल्ला हैं उनकी कहानी बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिससे कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं कश्मीर की राजनीति को लेकर 2024 की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़े अपडेट के लिए। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपने विचारों को रख सकते हैं और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी मोटिवेट हो सकें। जय नमस्कार, भारत माता की जय।